तो धातु अधातु जानने से पहले हमको जानना है तत्व के बारे में। तो पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद तब धातु अधातु और उपधातु की बात करेंगे। अब तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं मेरे भाई। और तत्व होते क्या है? तो सिंपल सी इसकी एक परिभाषा होती है कि एक ही परमाणु से बने जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उनके सूक्ष्मतम कण को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक ही परमाणु, तो एक ही परमाणु जिनसे पदार्थ बने होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तत्व में जैसे कार्बन क्या है? तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। फास्फोरस क्या है? तत्व है। मैग्नीशियम क्या है? तत्व है। ये सब के सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व का मतलब एक ही परमाणु और उससे बना हुआ पदार्थ, उसकी एक इकाई आप कह सकते हैं क्या होती है? तत्व होती है, एलिमेंट होती है। चलिए, अब यहां पर आपको तत्व अगर क्लियर हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसे और बताना चाहूंगा कि तत्व कितने टाइप से बांटे गए हैं, कितने टाइप के होते हैं, सॉरी, तो तत्व कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं मेरे भाई जिनको हम लोग धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग अधातु बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग उपधातु बोलते हैं। अब किन्हें धातु कहते हैं, किन्हें उपधातु कहते हैं, किन्हें अधातु कहते हैं, अब चर्चा इस बात पर करनी है। इसको अच्छे से जानना है कि किन्हें धातु कहेंगे, किन्हें उपधातु कहेंगे और किन्हें अधातु कहेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु के बारे में, जिससे क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। धातु के बारे में जान लेते हैं। धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्या होते हैं कि ये सामान्यतः कठोर होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। धातु कहते किसे हैं? तो धातु उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वालों को क्या कहते हैं? धातु। दूसरा पॉइंट यहां पर देखेंगे कि जिनके बाह्यतम कोश में जिसे आउटर ऑफ सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो तो उन्हें धातु कहते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा। जिनके बाह्यतम कोश में, आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1, 2, 3, 4 नहीं, 1, 2, 3 तक होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं मेरे भाई तो वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनके अंदर क्वालिटी होती है, वो धनायन बनाते हैं। तो जो धनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, उन्हें भी क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ये बात मेरी आराम से आपको ये समझ में आ गई होगी। धातु किसे कहते हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से याद करिएगा। इसके एक नहीं अनेक परिभाषाएं हम बताएंगे आपको। आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं मेरे भाई। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु बोलते हैं। तो यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। तो धातु में जैसे मैं कहूं सोडियम क्या है? धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। ये सब के सब क्या है? धातु है। तो यहां तक आपको धातु क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं अधातु की।
अधातु की बात करेंगे अब हम। अधातु, अधातु को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल। अब वो मेटल है तो ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अब इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो धातु है वो अधातु नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अधातु है वो धातु नहीं है। अब यहां पर अधातु किसे कहेंगे? तो बात वही पुरानी। अधातु क्या होते हैं कि अधातु जो होते हैं वो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधातु उन्हें कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। धातु में मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। मुझे एक बात बता दो, जो त्याग करता है, जो दान करता है, वही न धनी होता है। तो अगर तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो धनायन बनाएंगे, और जो तत्व होते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऋण लेते हैं। ग्रहण करने का मतलब मेरे भाई ऋण लेना। अगर कोई ऋण लेता है, ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। तो अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। अधातु के बाह्यतम कोश में आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 5, 6 और 7 होते हैं मेरे भाई। इतना ध्यान रखिएगा, जिसके आउटर ऑफ सेल में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 दिख गई, वो सब के सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं मेरे भाई। और जिसके आउटर ऑफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1, 2, 3 दिख गई तो वो क्या होते हैं मेरे भाई? तो वो होते हैं क्या? धातु होते हैं सब। तो यहां तक आपको धातु और अधातु इसका आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं इसके। चलिए, यहां पर दिया है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के कुछ भौतिक गुण होते हैं। अब अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट भौतिक के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि भौतिक का मतलब उनके बाहरी गुण। कौन से गुण? बाहरी। जब जब भौतिक का नाम आएगा मेरे भाई समझ जाइएगा बाहरी गुण की बात कर रहा है, और जब जब रासायनिक गुण की बात करेगा तो समझ जाइएगा उसके आंतरिक गुणों की बात कर रहा है। इतना तो ध्यान रख लीजिएगा, ये तो कॉमन सेंस होता है मेरे भाई। अब आगे बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? यहां पर मैंने शो किया है 10 ये जो गुण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब भौतिक गुण हैं। इसमें पहला है कौन सा? धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर। अब ये धात्विक चमक क्या होता है? क्या आपने नहीं देखा है कभी कोई धातु को चमकते हुए? तो मैं बताता हूं आपको, सोना और चांदी, ये जो आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी जो बनती है, ये सब धातुओं की बनती है। और इतनी महंगी क्यों है? इनकी चमक के ऊपर इनकी डिमांड है मेरे भाई। तो धातु में जो चमक होती है उससे क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि धातुओं में कुछ स्पेशल चमक होती है, कुछ विशेष चमक होती है, और उस चमक को बोलते हैं धात्विक चमक। जैसे में आता है सोना आता है, ये वो सोना नहीं है मेरे भाई जो रात में सोते हैं, ये वो सोना है जो उसको गले में पहनते हैं, आभूषण के रूप में पहनते हैं, ये वो सोना है। चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब धातु हैं, और इनमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे? धात्विक चमक। ये एक प्रकार का धातु का क्या है? भौतिक गुण है। अब दूसरे भौतिक गुण की बात करें, विद्युत एवं उष्मीय सुचालक या सुचालकता, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहां पर देखते हैं विद्युत या उष्मीय चालक। तो चालक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चालक का मतलब ये होता है चलाने वाला। चालक का मतलब क्या होता है? चलाने वाला। ठीक है।
अब बसों में देखे होंगे जहां पर ड्राइवर बैठा होता है उसकी सीट के बगल में लिखा होता है चालक, मतलब वो बस को क्या कर रहा है, चला रहा है, तो जो चलाएगा उसी को ना चालक बोलेंगे। अब यहां पर विद्युत या उसमें चालक का मतलब ये होता है कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो अपने अंदर से उष्मा और विद्युत धारा का क्या करते हैं, चलन करते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, उससे क्या कहते हैं, विद्युत या उसमें सुचालकता कहते हैं। और ऐसे धातुओं को मेरे भाई चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालक। फिर से मेरी बात को समझ लीजिएगा, अगर मैं कुछ तेज बोल रहा हूं तो उसे आराम से स्लो करके वीडियो देखिएगा। चालक किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उष्मा का प्रवाह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे लोहा अभी गर्म करेंगे, उसका एक सिरा तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। लोहा कहीं विद्युत से टच हुआ, कहीं करंट से टच हुआ तो दूसरे हिस्से पर भी उसका करंट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर से ना आ रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर से आ रहा है, उष्मा उसी के अंदर से आ रही है। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, विद्युत और उष्मा का चालन कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा आता है, तो सबसे सर्वाधिक की अगर हम बात करें, सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक में आता है कौन, चांदी आता है। सबसे ज्यादा अगर चालकता की बात करें, जो विद्युत चालकता की बात करें अगर, तो चांदी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसमें। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई आता है तो आता है तांबा मेरे भाई। कौन आता है, तांबा, इसको कापर भी बोलते हैं, ध्यान में रखना इस बात को। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या है, उष्मा और विद्युत के चालक है। इतना ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक चालकता में चांदी है, दूसरे नंबर पर तांबा होता है और फिर एल्यूमिनियम होता है। इन्हीं का तार बनाया जाता है। चांदी बहुत कॉस्टली चीज है, महंगी है, इसलिए उसका तार नहीं बन पाता है। हाँ, लेकिन तांबे और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। जो आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है, जो तार वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, तांबे के और एल्यूमिनियम के होते हैं। उनके ऊपर पीवीसी का लेपन किया जाता है ताकि किसी को करंट न लग जाए। थोड़ा सा बचाव भी करना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर, आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता की बात करें, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आघात का मतलब होता है प्रहार करना, पीटना, मोटी मोटा समझ सकते हैं, पीटना। और वर्धनीयता का मतलब होता है उसे चादर के रूप में फैलाना। उसे किसके रूप में फैलाना, चादर के रूप में फैलाना। तो हो गई बात यहीं पे। आघात वर्धनीयता मतलब किसी भी धातु को पीट करके उसे बिना टूटे चादर के रूप में बनाने का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होता है, उसी को कहते हैं मेरे भाई क्या, आघात वर्धनीयता। कितना आसान से समझ में आया। आघात वर्धनीयता का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी धातु को पीट करके चादर के रूप में फैलाना, ये क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता होता है। अब इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है स्टील आता है मेरे भाई, स्टील। और क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। स्टील और एल्यूमिनियम जो है ये आघात वर्धनीय धातु है। एल्यूमिनियम का जो यूज किया जाता है वो पैकेट करने में किया जाता है। होटल वगैरह में जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, उनको पैकिंग करने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि जो चॉकलेट आते हैं बाजारों में, खाए होंगे आप लोग चॉकलेट, तो चॉकलेट का जो कवर होता है वो भी किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ चलती है, दवाइयों का जो कवर होता है वो भी किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम का बनाने का रीजन यही है कि वो बहुत ही आघात वर्धनीय होते हैं, उनको आसानी से पतला और चादर के रूप में क्या कर लिया जाता है, फैला लिया जाता है। तो इस वजह से उसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको आघात वर्धनीयता भी क्लियर हो गई होगी। और आगे चलते हैं, तन्यता की बात कर रहे थे। चौथे नंबर पर जो है भौतिक इसका जो गुण है वो तन्यता है। तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डक्टिलिटी भी बोलते हैं, टेंसिलिटी भी बोलते हैं। अब तन्यता का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको खींचकर बिना टूटे उनको खींचकर तार के रूप में बना दिया जाता है। तन्यता मतलब तानना होता है मेरे भाई। अब उसको तान कर क्या करेंगे, तार के रूप में खींचकर बना देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी क्वालिटी को तो बोलते हैं तन्यता। और ये क्वालिटी किस में होती है, धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है।
अब इसके बाद मैं अधातुओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले हम लोग जो है धातु के बारे में जान लेते हैं। तो तन्यता क्या होता है? किसी भी धातु को खींचकर बिना टूटे तार के रूप में कर लेना ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब तन्यता में कौन आता है? तो वही एल्यूमिनियम आता है। तन्यता में कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, चांदी आता है, सोना आता है। ये सब के सब क्या है? तन्य धातु हैं। कौन से धातु हैं? तन्य धातु हैं। तन्य धातु क्यों है? क्योंकि इनको खींच करके तार के रूप में कर लिया जाता है, इसलिए कौन से धातु है? तन्य धातु है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। 5वां जो फिजिकल क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, वो कठोरता है, हार्डनेस। जो धातु होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति को होते हैं? कठोर प्रकृति को होते हैं। बस कुछ को छोड़कर, किन को छोड़ करके? तो यहां पर मैं बता देता हूं, सीजियम को छोड़ करके, सीजियम को छोड़ करके। अब सीजियम क्या होता है कि ये एक कमरे के ताप पर एकदम द्रव होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। सीजियम जो होता है वो एक अपवाद है। वो धातु की श्रेणी में है लेकिन इतना नर्म होता है कि कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस उसका उसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतने पर वो गल जाता है और इतना नर्म होता है कि उसे आराम से चाकू से काट सकते हैं। बाकी जितने भी धातु होते हैं सब क्या है? कठोर है। उनकी प्रकृति क्या है? कठोर है। जितने भी धातु हैं सबके सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं। बस सीजियम एक अपवाद में है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक की। अब ये गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं। गलनांक क्या होता है कि एक निश्चित तापक्रम होता है जिस पर कोई भी धातु क्या होती है? गलित अवस्था में हो जाती है। कहने का मतलब गल जाती है, पिघल जाती है। एक निश्चित तापक्रम होता है, कोई निश्चित तापक्रम होता है जिस पर एक कोई भी धातु जो है वो क्या होती है? पिघल जाती है, गल जाती है, उसे गलनांक कहते हैं। अब क्वथनांक किसे कहते हैं? तो क्वथनांक भी एक निश्चित तापक्रम होता है जिस पर कोई भी धातु द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चली जाती है, उसे क्वथनांक बोलते हैं या क्वथन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइल करना, बॉइल का मतलब होता है मेरे भाई उबालना होता है, और उबालने का मतलब होता है द्रव से किसमें बनाना? भाप बनाना। चलिए, तो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है दोनों ही उच्च होता है। दोनों ही क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। अब हाई बोले तो एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें अगर मैं आयरन की बात करूं, लोहे की बात करूं अगर मैं, कि लोहे का गलनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1535। और वही बात करूं एल्यूमिनियम की, तो इसका होता है 1038 डिग्री सेल्सियस। इन सबके जो धातु होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और उनकी प्रकृति कठोर होती है। बस इसमें कुछ अपवाद में आता है, इनको याद रखिएगा। अपवाद में क्या आता है? अपवाद में आता है सीजियम। अपवाद में क्या आता है? सीजियम आता है। सीजियम जो है कितने पर है? तो सीजियम जो है 28 या 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गल जाता है। ये कमरे के ताप पर गल जाता है, तो ये अपवाद में आता है सीजियम। अब आगे बात करते हैं डेंसिटी की, घनत्व की। तो धातुओं की जो घनत्व होती है वो बहुत ही अधिक होती है। जो धातु होते हैं वो बहुत ही अधिक घनत्व वाले होते हैं, अधिक डेंसिटी वाले होते हैं, और यही कारण है कि जो धातुओं का जो वेट होता है, वजन होता है, वो बहुत अधिक होता है। धातु अधिकांश भारी होते हैं, और भारी होने का कारण उनका यही है, आपको पता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा भारी है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर घनत्व धातुओं का बहुत अधिक होता है, इसी की वजह से धातु बहुत ही क्या होते हैं? भारी होते हैं। अगली बात करेंगे भंगुरता की, ब्रिटलनेस की। तो भंगुरता क्या होता है? भंगुरता का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जिसको पीटने पर वो कई टुकड़ों में क्या हो जाए? टूट जाए। तो कई टुकड़ों में टूट जाए, बिखर जाए, इसी को क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। तो धातुओं के अंदर भंगुरता नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधातु भंगुर होते हैं, अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। धातुओं में भंगुरता नहीं होती है। धातु में आघात वर्धनीयता होती है, धातु में तन्यता होती है। धातु को अगर पीटेंगे तो फैलेगा, खींचेंगे तो तार के रूप में बढ़ेगा, लेकिन टूटता नहीं है, टुकड़ों में नहीं होता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं में भंगुरता नहीं होती है। भंगुरता का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी पदार्थ पर प्रहार करने पर, पीटने पर अगर वो टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? भंगुर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक अपवाद आता है। अब वो अपवाद क्या आता है? तो वो अपवाद आता है जिंक। क्या आता है? जिंक आता है। जिंक धातु की श्रेणी में है मेरे भाई, लेकिन वो भंगुर है। तो ये एक अपवाद में आता है। जिंक जो है धातु की श्रेणी में जरूर है, लेकिन क्या है? भंगुर है, मतलब ये पीटने पर टूट जाता है। आगे बात करते हैं ध्वनि की। तो धातुओं में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी होती है। जैसे जब थाली गिरती है हाथ से छूट करके नीचे, बहुत आवाज करती है। आपने देखा होगा कि थाली गिरता है, या मंदिरों में जाते हो तो भगवान को जगाने के लिए घंटा बजाते हैं। तो वो जो आवाज होती है, वो जो ध्वनि होती है, वो कहाँ से होती है? तो वो ध्वनि होती है कहाँ से? धातु से। वो धातुओं से निकलती है। अधातुओं में ध्वनि नहीं होती है, धातुओं में ध्वनि होती है। जैसे स्कूलों में जो घंटियां होती हैं वो धातु की बनाई जाती है, लोहे की बना दी जाती है, स्टील की बना दी जाती है। उसमें से क्या होता है कि जब प्रहार किया जाता है, उनको चोट किया जाता है, आघात किया जाता है, तो उनमें से आवाज आती है, उनमें से ध्वनि निकलती है। तो इसलिए इनका एक ये भी फिजिकल क्या है? प्रॉपर्टी है कि धातुओं में ध्वनि होती है, जबकि अधातुओं में नहीं होती। लास्ट बात करेंगे हम लोग विलेयता पर। ये हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट है। विलेयता, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इसको। विलेयता का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको इस विलेयता के बारे में बता दूं। विलेयता का मतलब होता है जो जल में आसानी से घुल जाए। तो मेरे भाई, जो जल में आसानी से घुल जाए उससे क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। तो धातुओं में विलेयता नहीं होती है, धातुओं में विलेयता नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि धातु जो होते हैं वो जल में घुलते नहीं है, घुलनशील नहीं है जल में। तो धातु जल में घुलनशील नहीं है, तो धातु में विलेयता नहीं होती है। ये जल में घुलनशील नहीं है। आप लोहे को पानी में डालकर घुमा दीजिएगा, लोहा नहीं घुलने वाला। आप सोने को पानी में डालकर घुमा दीजिएगा, वो सोना उसमें घुलने वाला नहीं है, ना ही उसमें गलने वाला है। तो इसलिए धातु जल में विलेय नहीं है। तो यहाँ आपको धातु के भौतिक गुण ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। अगला धातुओं का संक्षारण। अब ये धातुओं का संक्षारण क्या होता है? कॉर्सन ऑफ मेटल्स। तो धातुओं का संक्षारण का मतलब ये होता है धातुओं का क्षरण होना, और क्षरण का मतलब होता है मेरे भाई नुकसान। तो धातुओं का हानि होना, क्या होना? हानि होना ये क्या कहलाता है? नुकसान होना ये क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। नुकसान होना ही क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। अब ये क्यों होता है कि जैसे कोई धातु है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। धातु ये मान लेते हैं कोई लोहा है, फेरस है। अब इसको नमी में अगर रखेंगे, खुले जगह पर या बारिश के मौसम में नमी पर रखेंगे, तो इस पर जो नमी आएगी ये क्या है? नमी है। मैं मान लेता हूँ कि बारिश हो रही है, पानी है, नमी है। तो नमी आने पर क्या होता है कि इनके चारों तरफ लाल व भूरे रंग का जो होता है एक परत आ जाती है। और इस परत के वजह से जो धातु होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और इस कमजोर होने के कारण को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई? संक्षारण। इसे क्या बोलते हैं? संक्षारण। एकदम मोटी मोटा मेरी बात समझ लीजिए कि जो धातु होते हैं उन्हें जब खुले स्थान पर या नमी के स्थान पर जब रखा जाता है, तो नमी की वजह से वो ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? तो ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। यहां पर समझ लेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनके ऊपर एक परत जम जाती है। तो इसे बोलते हैं क्या? धातुओं का संक्षारण। क्या बोलते हैं? धातुओं का संक्षारण। अब इसकी परिभाषा आपको याद करनी है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि धातुओं को जब खुले स्थान पर या नमी या वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उनके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसके वजह से धातु क्या होते हैं? नुकसान हो जाते हैं उनका, या
वो धीरे धीरे क्षरण होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, धातुओं का संक्षारण बोलते हैं। और वो उसमें होता क्या है, तो मेरे भाई उसमें ऑक्सीकरण होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, तो वहां पर आपको बताना पड़ता है सर संक्षारण जो है वो ऑक्सीकरण क्रिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संक्षारण की, तो जो लोहा होता है, लोहा, इस पर भूरे रंग का संक्षारण होता है, भूरे रंग की परत होती है। भूरे रंग की परत होती है। चांदी की अगर हम बात करें, चांदी, तो चांदी पर काले रंग की परत आती है। कौन से रंग की आती है, काले रंग की परत आती है। वहीं अगर बात करें हम तांबा की, तांबा, तो इस पर हरे रंग की परत, हरे रंग की परत। तो ये सब क्या है, संक्षारण है। ये सब क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब मैंने आपको बता दिया, कॉर्षण का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं उसके रोकथाम की। संक्षारण के रोकथाम कौन कौन से हैं, तो देख रहे हैं संक्षारण की रोकथाम यहाँ पर आपको दिया गया है। यसद लेपन, जिसको गैल्विनेशन भी बोलते हैं, सॉरी गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं या गैल्वनीकरण भी बोलते हैं। दूसरा बताया गया है टीन प्लेटिंग ये तथा क्रोम प्लेटिंग। और तीसरा आपको बताया ग्रीस या तेल लगाकर। एक चौथा भी होता है मेरे भाई, चौथा क्या होता है, तो चौथा आपका होता है रंगाई करके, रंगाई या इसी को बोलते हैं पुताई करके। चलिए, रंगाई या पुताई करके। अब ये संक्षारण की रोकथाम कैसे करते हैं, जैसे बहुत से जो लोहे हैं, अब ये इतने कॉस्टली है कि इनका क्षण होने से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बचाव करते हैं। घरों में अगर कहीं पर इनका यूज किए रहते हैं फर्नीचर वगैरह में, तो वहां पर इनके बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय हम लोग को लगाना पड़ता है। तो पहला तो होता है यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि इसमें जिंक का लेप लगाया जाता है। किसका लेप होता है, तो ये याद रखिएगा, जिंक का लेप होता है। और इसमें धातु को क्या करते हैं कि जिंक में डुबो देते हैं। जिंक को द्रव अवस्था में करके उसमें डुबो दिया जाता है और डुबोने के बाद उससे निकाला जाता है। वो जिंक पूरा उसका लेप लग जाता है, उसकी एक लेयर लग जाती है। और जिंक आपको पता है कि ये संक्षारण नहीं होता है, इसका संक्षारण नहीं होता है। तो इसलिए जिंक का हम लोग क्या करते हैं, लेपन लगाते हैं। और ये भी एक संक्षारण से बचने का क्या है, उपाय है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, टीन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि विद्युत के द्वारा हम लोग टीनीकरण करते हैं। इसको टीनीकरण भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, टीनीकरण भी इसको बोला जाता है, टीनीकरण भी कहते हैं इसे। और टीनीकरण में क्या होता है कि विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है कि उनके ऊपर एक टीन की परत बनाई जाती है, एक परत चढ़ाई जाती है, इसे बोलते हैं टीनीकरण। टीन का परत चढ़ाना मतलब क्या होता है, टीनीकरण होता है। बहुत से मंदिर वगैरह में आप देखे होंगे जो लगा रहता है, रेलिंग वगैरह लगा रहता है, वो चमकदार, उसमें क्या होता है, टीनीकरण होता है, टीन का लेयर चढ़ाया जाता है। अब जो विद्युत के द्वारा ये प्रोसेस होता है, विद्युत के द्वारा टीनीकरण किया जाता है, तो इसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, प्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब आगे बात करते हैं, तो ग्रीस या तेल लगा करके, तो कुछ ऑयल या ग्रीस जो होता है ये स्नेहक का भी काम करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, संक्षारण से रोकने का भी काम करते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि संक्षारण से रोकने का काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं। तो इनसे संक्षारण से रोकथाम तो कर लिया जाता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाते हम लोग। बहुत अधिक समय तक करने के लिए या तो टीन प्लेटिंग करना है, या तो यसद लेपन करना है, और या तो क्या कर देना है, मिश्र धातु बना देना है। क्या बना देना है, मिश्र धातु बना देना है। रंगाई या पुताई करके, इसको हम लोग बोलते हैं पेंट। इसको क्या बोलते हैं, पेंट करके, पेंट करके। तो रंगाई या पुताई करके इसको पेंट करके बोलते हैं। ये भी कुछ समय तक संक्षारण से रोकने का एक छोटा सा उपाय है। इसमें क्या होता है कि जो लोहे या
एल्युमिनियम की जो वस्तुएं होती है उन पर पेंट लगा करके, रंग लगा करके, पुताई करके कुछ समय तक हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण से उसकी रोकथाम बचाव कर लेते हैं। तो ये रहे आपके कुछ संक्षारण के रोकथाम करने के जो है टिप्स। अब आगे बात करेंगे उपधातु किसे कहते हैं। अब यहां पर देखिए आपका आ गया है उपधातु। अब उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु मेरे भाई बताइए किसे कहेंगे उपधातु, क्या है उपधातु। तो उपधातु क्या है, तो उपधातु उभय धर्मी है मेरे भाई, उभय धर्मी। अब आपको सर ये कौन सा नया वर्ड ला दिए उभय धर्मी। तो उभय का मतलब क्या होता है, तो उभय का मतलब होता है कॉमन। उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह पर हो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उभय बोलते हैं। तो दोनों का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु की भी क्वालिटी होती है और अधातु की भी क्वालिटी होती है। या सिंपल से अगर मैं बताऊं आपको, तो ऐसे तत्व जो धातु का भी उनके अंदर गुण होता है और उनके अंदर अधातु का भी गुण होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे सर, तो पहचान यहां पर देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आउटर ऑफ सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। एक ये भी बताया कि 5 6 7 जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो अधातु कहलाते हैं। लेकिन 1 2 3 और 5 6 7 में एक संख्या और है मेरे भाई, और वो संख्या क्या है, 4। तो जिनकी आउटर ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो जिनके आउटर ऑफ सेल में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण आता है, दोनों का गुण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, उभय धर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय धर्मी। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, तो एग्जाम्पल यहां पर नोट करिएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन, एंटीमनी, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये सब क्या है, उपधातु हैं। सिलिकॉन और एंटीमनी क्या है, उपधातु हैं। जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है। जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। तो यहाँ उपधातु के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि थोड़े समय में हमको ये चैप्टर क्या करना है, रिवीजन करना है। अब इस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं अधातु के बारे में। अधातु जिनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। अधातु में अगर हम बात करें तो अधातु के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और लेने वाला हमेशा क्या होता है मेरे भाई, ऋणी होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ये लेते हैं तो इनके ऊपर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। और जो अधातु होते हैं ये द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अब आगे कुछ इनके भौतिक गुणों की अगर बात करें हम लोग, भौतिक गुण की, तो इनका जो भौतिक गुण होता है, जैसे मैं पहले अगर बात करूं इनमें धात्विक चमक की, धात्विक चमक, सॉरी अधात्विक चमक, तो इनमें अधात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में अधातु हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन है, हीरा है, ये कुछ ऐसे अधातु हैं जो चमकते हैं, इनके अंदर चमक होती है। बाकी कोई भी जो अधातु होता है उनके अंदर कोई चमक नहीं होती है, ये अपवाद में आते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं इनमें आघात विद्युत या उष्मा चालकता की,
तो इनमें विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता। जो अधातु होते हैं स्पेशल में आपको बता दूं कि इनमें विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। ये एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये विद्युत का चालन करता है। ये विद्युत सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। अब इसका जो काम होता है ग्रेफाइट का, आप देखे होंगे जो पेंसिल की जो लीड होती है जिससे लिखते हैं लड़के, वो ग्रेफाइट का ही होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, जो कारखानों में, जो मशीनों के पुर्जों के साइड में लगा होता है ग्रेफाइट होता है। और अब यहाँ साइड में लगने का, पेंसिल के लीड में लगने का इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये मेरे भाई कि ये एक प्रकार का जो है स्नेहक का काम करता है, फिसलता बहुत तेज है, तो इसलिए इसको हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं। पेंसिल में जब लड़का लिखता है ऐसे तो फिसलता बहुत अच्छे से है, तो इसलिए ग्रेफाइट का यूज हम किस में करते हैं? पेंसिल की लीड में करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर तन्यता की। तो जो अधातुओं में जो तन्यता की बात करें अगर, तो अधातुओं में तन्यता नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आघात वर्धनीयता की अगर बात करें, आघात वर्धनीयता की, तो जो अधातु होते हैं मेरे भाई वो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अब इनमें अगर बात की जाए आघात वर्धनीयता के बाद अगर हम बात करें ध्वनि की, तो अधातुओं में विशेष प्रकार से कोई ध्वनि नहीं होती है। इनमें विशेष प्रकार से कोई ध्वनि नहीं होती है। अगला अगर हम बात करें इनमें कठोरता की, कठोरता की, तो हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई अधातु में, तो जो अधातु होते हैं मैंने आपको बताया ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं। तो इसमें अधिकांश जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। बस इसमें कुछ को छोड़ करके, जैसे कार्बन को छोड़ दिया जाए, कार्बन, बोरान, ये सब थोड़े से कठोर होते हैं। अब इसमें सर्वाधिक अगर कठोर की बात की जाए तो एक अधातु जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, वो बहुत ही कठोर धातु है, सर्वाधिक कठोर अधातु में आता है वो, और उसका नाम है हीरा। हीरा मेरे भाई अधातु की श्रेणी में तो आता है, लेकिन ये सबसे क्या है? कठोर है। तो सबसे सर्वाधिक कठोर अगर तत्व की बात की जाए तो वहाँ पर कौन है? हीरा है। तो ये अधातु में कुछ भौतिक क्या थे? प्रॉपर्टीज थे। अब इस वीडियो में हम लोगों ने भौतिक प्रॉपर्टीज और तत्वों के बारे में जाना है, संचरण के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तब तक बने रहिएगा। इस वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।